वो शख्स जिसके ससुर जवाहरलाल नेहरू दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहले प्रधानमंत्री थे। पत्नी इंदिरा गांधी न सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, बल्कि अपने दिनों में दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक थीं। पहले बेटे संजय गांधी ने इमरजेंसी और नसबंदी जैसे बड़े कदम उठाकर देश भर में सरकार की ताकत और तानाशाही की झलक दिखाई थी, और दूसरे बेटे राजीव गांधी ने भी महान भारत की बागडोर संभाली। अब पोता राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, और पिछले 8 दशकों से उनके परिवार के लगभग हर व्यक्ति का राजनीति से कोई ना कोई नाता जरूर जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं फिरोज गांधी की, जिनके गांधी परिवार ने भारत की सियासत को न सिर्फ आकार दिया बल्कि कई दशकों तक चलाया भी, और जो आज भारत के सबसे बड़े विपक्षीय दल कांग्रेस के लीडर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस गांधी वंश की जड़ जिस शख्स से शुरू हुई थी, वो फिरोज गांधी इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए। उनके ससुर और धर्मपत्नी पर दर्जनों किताबें लिखी गईं, लेकिन भारत के वरिष्ठ लेखकों ने उनके जीवन पर एक किताब तक नहीं लिखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरोज गांधी हिंदू थे या मुस्लिम? वो प्रधानमंत्री नेहरू के परिवार से कैसे जुड़े? फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के रिश्ते कैसे थे? क्यों कहा जाता था कि वो कांग्रेस में रहते हुए विपक्ष के अनऑफिशियल नेता हैं? और कौन से धर्म के रीति रिवाजों से किया गया था उनका अंतिम संस्कार? जानेंगे भारत की सियासत का बड़ा अध्याय लिखने वाले गुमनाम फिरोज गांधी की अनकही अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 12 सितंबर 1912 को जन्मे फिरोज गांधी बचपन से इतने गोरे और गुलाबी थे कि पहली नजर में देखने वालों को यही लगता था कि ये किसी अंग्रेज अफसर का बेटा होगा। लेकिन हमेशा से एक सवाल लोगों के मन में बना रहा, आखिर फिरोज गांधी थे कौन? हिंदू, मुस्लिम या कुछ और? दरअसल फिरोज एक पारसी परिवार में पैदा हुए। उनका असली नाम फिरोज जहांगीर गाड़ी है। जहां उनका सरनेम शुरू में घाड़ी था, जो बाद में बदलकर गांधी हो गया। और घाड़ी से गांधी बनने की यह कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत होती है फिरोज गांधी की नेहरू परिवार में एंट्री से। दरअसल फिरोज गांधी का आनंद भवन में पहला कदम इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू के जरिए पड़ा। उस समय कमला नेहरू इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में धरने पर बैठी हुई थी। फिरोज पर लिखी हुई इकलौती किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक बार्टल फॉक लिखते हैं कि जब कमला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी, तो कॉलेज की दीवार पर बैठे नौजवान फिरोज भी ये नजारा देख रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी और अचानक कमला बेहोश हो गई। ये देखते ही फिरोज दीवार से कूदकर सीधे कमला के पास पहुंचे। छात्रों ने कमला को उठाकर पेड़ के नीचे लिटा दिया। पानी मंगवाया गया, गीला कपड़ा सर पर रखा गया, और वहीं पास में खड़े फिरोज उनके चेहरे पर पंखा करने लगे। जब कमला को होश आया तो उन्हें आनंद भवन ले गए, और उसके बाद से कमला नेहरू जहां जाती वहां फिरोज गांधी अक्सर उनके साथ दिखाई देने लगे। इसकी वजह से फिरोज और कमला के बारे में अफवाहें फैलने लगी। यहाँ तक कि इलाहाबाद में कुछ शरारती लोगों ने इनके बारे में पोस्टर तक लगा दिए। ये खबर जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू के पास भी पहुंची। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले की तहकीकात के लिए रफी अहमद किदवई को भेजा। किदवई ने जांच के बाद साफ कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। खैर, फिरोज का नेहरू परिवार के साथ उठना बैठना इतना बढ़ गया कि ये बात उनकी मां रतिमाई घाणी को बुरी लगने लगी। बर्टेल फॉक बताते हैं, जब महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू के अंतिम संस्कार में भाग लेने इलाहाबाद आए तो रतिमाई उनके पास गईं और उनसे कहा कि वो फिरोज को समझाएं कि वो खतरनाक कामों में हिस्सा ना लेकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। खतरनाक कामों से उनका मतलब था आजादी की लड़ाई, जिसमें नेहरू परिवार के साथ खड़े होने के कारण फिरोज ने पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटा दिया था। आज हम फिरोज गांधी का नाम भी भूल चुके हैं, लेकिन उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में वो कितने सक्रिय रहे होंगे उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रतिमाई की बात सुनकर गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया था, बहन, अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाएं तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूं। इधर आनंद भवन में अक्सर मौजूद रहने वाले फिरोज की कमला नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से नजदीकियां बढ़ने लगी। इंदिरा की उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन फिरोज अक्सर उसके साथ वक्त बिताने लगे। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई, और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। इस बीच एक और दिलचस्प वाकया हुआ, गांधी सरनेम का। असल में फिरोज
फिरोज का असली नेम जो था वो गांधी था, लेकिन इंदिरा के साथ रिश्ते के बाद शादी से पहले उन्होंने अपना नाम गांधी लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि यह बदलाव महज स्पेलिंग का था, जबकि कई कहते हैं कि जब इंदिरा और फिरोज का रिश्ता गहराया तो नेहरू परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि इंदिरा इतनी कम उम्र में शादी के लिए तैयार नहीं है। वहीं सरनेम और धर्म को लेकर भी बातें उठने लगी। तब महात्मा गांधी ने फिरोज को अपना नाम जो गांधी था वो दे दिया और आखिरकार साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोश पर था, उसी साल इंदिरा ने फिरोज से शादी कर ली। उनकी शादी पारसी रीति रिवाज के बजाय हिंदू संस्कारों से हुई। शादी के समय खुद महात्मा गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने इस शादी को आशीर्वाद दिया। इस तरह शादी के बाद इंदिरा नेहरू बन गई इंदिरा गांधी और यहीं से भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित परिवार का इतिहास लिखा जाने लगा। शादी के शुरुआती महीने में फिरोज और इंदिरा के बीच काफी प्यार था, लेकिन साल भर के अंदर ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने फिरोज के बजाय अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। इस बीच फिरोज का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं, इसमें उनके एकाकीपन की भूमिका जरूर रही होगी, क्योंकि इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थी, फिरोज लखनऊ में रहते थे। दोनों के बीच एक आदर्श पति पत्नी का संबंध कभी पनप नहीं पाया। फिरोज गांधी स्मार्ट थे, बोलते बहुत अच्छा थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, इसलिए महिलाएं उनकी तरफ खिंची चली आती थीं। नेहरू परिवार की भी एक लड़की के साथ जो नेशनल हेरल्ड में काम करती थी, उनके संबंधों की अफवाह उड़ी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मुस्लिम मंत्री की बेटी के साथ भी फिरोज गांधी का नाम जुड़ा। उस समय फिरोज अपनी पत्नी इंदिरा से अलग होकर उस लड़की से शादी करने को तैयार थे, लेकिन वो तमाम मामला बहुत मुश्किलों से सुलझाया गया। मगर फिरोज और इंदिरा के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ गईं। उनके बीच तकरार से जुड़ा साल 1959 का किस्सा बहुत मशहूर है। उस समय इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थीं और उनकी पहल पर केरल के ईएमएस नबूदरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यह कदम इंदिरा की ताकत को दिखाता था, लेकिन उसी फैसले से उनके अपने घर में आग लग गई। फिरोज इस बात से बुरी तरह से खफा हो गए कि मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने कहा था, उस शाम फिरोज मुझसे मिले और बोले, हमारे बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ है और आज के बाद मैं कभी प्रधानमंत्री के घर नहीं जाऊंगा। और उन्होंने सच में अपना वादा निभाया, क्योंकि उनकी मौत के बाद ही उनका पार्थिव शरीर तीन मूर्ति हाउस पहुंचा। परिवार में मतभेद काफी थे, लेकिन राजनीति के मैदान में फिरोज किसी से कम नहीं थे। अपने दमदार भाषणों से वो संसद में लगातार धमाका कर रहे थे। मुरुंदा कांड का नाम तो आपने सुना ही होगा, जब उन्होंने अपने ही ससुर की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनके हमले इतने सटीक थे कि नेहरू के सबसे करीबी माने जाने वाले वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। तब लोगों ने कहना शुरू किया कि फिरोज भले ही कांग्रेस में हो, लेकिन वो दरअसल अनऑफिशियल विपक्ष के नेता हैं। राजनीति में फिरोज का स्टाइल अलग था। 1952 में रायबरेली से जीतने के बाद उन्होंने लोगों से ऐसा जुड़ाव बनाया कि आज भी किस्से सुनाए जाते हैं। जैसे कि 1957 के चुनाव के दौरान उन्हें पता चला कि उनके पुरानी प्रतिद्वंदी नंद किशोर नाई के पास चुनाव में जमानत भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन्होंने नंद किशोर को बुलाकर उन्हें अपनी जेब से जमानत के पैसे दिए। वहीं वो अपने क्षेत्र में बराबर घूमते थे, कहीं लाई चना खा लेते, कहीं चाट खाते थे, कहीं किसी की चारपाई पर जाकर बैठ जाते थे। यही वजह थी कि रायबरेली की गलियों में उन्हें लोग बड़े प्यार से याद करते, और इससे ज्यादा सादा शख्स कौन हो सकता है। वहीं पिता के तौर पर भी फिरोज अलग ही सोच रखते थे। राजीव और संजय को उन्होंने कभी खिलौनों में नहीं उलझाया। अगर कोई दे भी देता तो कहते इसे तोड़कर वापस जोड़ो। शायद यही वजह थी कि दोनों बेटों में बचपन से ही टेक्निकल सोच विकसित हुई। राजीव का एरोनॉटिक्स का शौक और संजय का कार बनाने का सपना, दोनों की जड़ें कहीं न कहीं फिरोज की परवरिश में छुपी थी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिरोज गांधी की मौत और अंतिम संस्कार से जुड़ी अनकही अनसुलझी कहानी, जिसके बाद वो गांधी परिवार के इतिहास में कहीं गायब भी हो गए। बात है 7 सितंबर 1960 की। इंदिरा गांधी त्रिवेंद्रम से दिल्ली लौटी। जैसे ही वो पालम एयरपोर्ट पर उतरी, खबर मिली फिरोज को एक और दिल का दौरा पड़ा है। इंदिरा सीधे वेलिंगटन अस्पताल पहुंची। वहां उनकी सबसे भरोसेमंद साथी उषा भगत मौजूद थी। उषा ने बताया, पूरी रात फिरोज कभी होश में आते, कभी बेहोश हो जाते और होश आने पर सिर्फ एक ही सवाल पूछते, इंदु कहाँ है। दरअसल 7 दिसंबर की शाम ही फिरोज ने अपने दोस्त और डॉक्टर एचएस खोसला को फोन कर बताया कि सीने में दर्द हो रहा है।
डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल आने की सलाह दी। वो खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे भी, लेकिन डॉक्टर उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचे इंदिरा पूरी रात फिरोज के पास बैठी रही, न सोई न कुछ खाया। अगली सुबह थोड़ी देर के लिए फिरोज ने आंखें खोली और इंदिरा से कहा, कुछ खा लो इंदु, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। इसके बाद वो दोबारा बेहोश हुए। सुबह 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। और क्या आप जानते हैं कि अगर फिरोज 4 दिन तक और जीवित रहते तो उन्होंने अपना 48वां जन्मदिन मनाया होता। इधर इंदिरा खुद को संभालते हुए अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर 3 मूर्ति भवन पहुंची। बाहर भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन कमरे के भीतर इंदिरा और उनका दुख अकेले थे। राजीव और संजय फर्श पर बिछी सफेद चादर पर बैठे थे। नेहरू अपने कमरे में अकेले बैठे, बार बार यही कहते हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि फिरोज इतनी जल्दी चले जाएंगे। जब शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो सभी धर्म ग्रंथों का पाठ हो रहा था। बार्टेल फॉक लिखते हैं कि भीड़ देख नेहरू के मुंह से निकला, मुझे पता ही नहीं था फिरोज इतने लोकप्रिय हैं। वहीं ऊपरी तौर से इंदिरा नियंत्रण में दिखाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह से हिली हुई थी। उनकी आंखों से दुख टपक पड़ा था। अगले 9 सितंबर को तिरंगे में लिपटे फिरोज के पार्थिव शरीर को ट्रक पर रखा गया। इंदिरा, राजीव, संजय और फिरोज की बहन तहमीना भी ट्रक में बैठे। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने आए। 16 साल के राजीव गांधी ने पिता के चिता में आग दी। अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हुआ, जैसा फिरोज खुद चाहा करते थे। लेकिन इंदिरा ने यह भी सुनिश्चित किया कि पारसी परंपरा की कुछ रस्में निभाई जाएं, क्योंकि फिरोज की पहचान वो भी थी। इसके बाद अस्थियां इलाहाबाद ले जाई गईं। कुछ हिस्से संगम में प्रवाहित हुआ, कुछ पारसी कब्रगाह में दफनाया गया। वहीं नेहरू चुपचाप खड़े रहे, जैसे भीतर से पूरी तरह से खाली हो गए। फिरोज के अंतिम संस्कार में इंदिरा ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, जैसा कि आमतौर से हिंदू विधवाएं पहनती हैं, क्योंकि भारत में सफेद रंग को शोक का रंग माना जाता है। लेकिन फिरोज के देहावसान के कई सालों बाद तक इंदिरा सफेद रंग के कपड़े पहनती रही। इसलिए नहीं कि ऐसा विधवा महिलाएं करती हैं, बल्कि इसे लेकर उन्होंने कहा था कि जब फिरोज ऊपर गए तो मेरी जिंदगी में सारे रंग भी मेरा साथ छोड़ गए। और एक बार उन्होंने लिखा था, मैं शायद फिरोज को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती थी। तो दोस्तों, अगर फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच दूरियां नहीं बढ़ी होती तो क्या आज इतिहास फिरोज को अलग तरह से याद करता? और आपके हिसाब से फिरोज गांधी कैसे नेता थे? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही अनसुलझे, अनकहे किस्सों, कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।